आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं है, लिहाजा आज प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हुई। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात बताने या ना बताने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। हुकूमत संभालने के बाद इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान गैर मुल्की सरबराहान और मुअज़्ज़िज़ीन की जानिब से जो तहाइफ मौसूल हुए उनकी तफसीलात बताने से हुकूमत वाज़े तौर पर कतरा रही है। इससे कबल गुज़श्ता माह होने वाली समाअत में हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मांगी गई मालूमात क्लासिफाइड हैं और शेयर नहीं की जा सकती। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म को बैरून मुल्क से मिलने वाले तहाइफ पब्लिक करने के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत की। वफाकी हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पेश हुए, जिन्होंने हुकूमत से हिदायत लेने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की। समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुक्मरानों को मिलने वाले तहाइफ उनके नहीं बल्कि आवाम के हैं, और अगर कोई अवामी ओहदा ना हो तो क्या ओहदों पर बैठे भी इन लोगों को कोई तहाइफ देगा? अगर कोई दिफाई या नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक तोहफा हो तो बेशक ना बताएं, लेकिन हर तोहफे को पब्लिक करने पर पाबंदी क्यों है? अगर किसी मुल्क ने हार तोहफे में दिया तो पब्लिक करने में क्या हर्ज है? हुकूमत दीगर ममालिक से मिलने वाले तहाइफ ना बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है? हुकूमत को चाहिए कि गुज़िश्ता 10 बरसों के तहाइफ पब्लिक करे। हुकूमत ये भी बताए कि कितने तहाइफ का FBI से तखमीना लगवाया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हाइब्रिड वॉरफेयर का ज़माना है, कुछ लोग तहाइफ पर भी वीडियोस बनाएंगे, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आज के दौर में मालूमात तक रसाई कैसे रोक सकते हैं? हुकूमत को मशवरा दें, फैसले पर नजरसानी करें और मालूमात पब्लिक करें। किस मुल्क ने क्या तोहफा दिया, ये बात आवाम को बताने से ताल्लुकात कैसे ख़राब होंगे? इस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ रहा कि मालूमात शेयर करने से दोस्त ममालिक से ताल्लुकात पर मनफी असर पड़ता है। हुकूमत में आने से कबल इमरान खान अक्सर मामलात की तरह तहाइफ की वसूली से मुताल्लिक़ भी मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते थे। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसके ऊपर पुलिस ने जाके उसको क्वेश्चनिंग की है, और उसका जुर्म क्या है कि उसको कोई तोहफे दिए गए हैं। यहां तो चलता ये सारा काम तोहफे पे। आपने सुप्रीम कोर्ट में सुना था कि मरियम को कोई 2 करोड़ की गाड़ी का तोहफा मिल गया। ये तोहफे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऑपोजिशन नहीं कर रही। दिलचस्प बात यह है कि तोशाखाना केस में 2 साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी और एक साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी रेफरेंस भुगत रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सईद अब्बासी, नुमाइंदा खुसूसी दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। तोशाखाना केस में हुकूमत ने एक बार फिर मोहलत मांग ली है, तो हुकूमत का अदालत में मौक़िफ़ क्या है? देखिए, इसका एक बैकग्राउंड है, वो ये है कि एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन है उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन के जो एक्ट है उसके तहत ये मालूमात मांगी थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से जो तहाइफ मिले हैं उनकी तफसीलात दी जाएँ। वफाकी हुकूमत ने वहाँ पर भी इसकी मुखालफत की और ये कहा कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, लिहाजा ये जारी नहीं की जा सकती, और उन्होंने गुज़श्ता हुकूमत का एक नोटिफिकेशन भी पेश किया जिसमें कहा गया कि ये तमाम तर जो मालूमात है ये क्लासिफाइड है। अब उन्होंने जब कमीशन ने ऑर्डर कर दिया कि ये मालूमात पब्लिक की जाएँ, क्योंकि ये हक़ है अवाम का या किसी भी शहरी का कि वो जब ये मालूमात मांगे तो उसको दी जाएँ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत। उसके बाद वफाकी हुकूमत ने उस ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और अब ये उनका मौक़िफ़ है कि इससे जो हमारे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं वो मुतासर होते हैं। आज जब समाअत हुई तो इस मौके पर जो फाजिल जज हैं उन्होंने यही सवाल किया कि ये कैसे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को मुतासर कर सकता है। अगर आपको कोई नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक कोई इशू हो, दिफाई मामलात हो, कोई केमिकल किसी ने तोहफे में दे दिया हो तो वो बेशक आप पब्लिक ना करें, लेकिन ये कह देना कि हर तोहफे को पब्लिक करना जो है वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है और उस पर पाबंदी है, ये समझ से बालातर है। और इस पर अदालत ने फिर मशवरा दिया वफाकी हुकूमत के जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल थे कि आप नज़रसानी करें। अदालत बारहा ये कहती रही कि ये अवाम का हक है, क्योंकि ये दुनिया भर में उन्होंने कहा कि जो भी जो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट्स होते हैं, हेड ऑफ़ स्टेट होते हैं, उनको जो तहाइफ मिलते हैं वो अपने म्यूज़ियम्स में रखते हैं और वो बताते हैं कि किस मुल्क ने कितनी मोहब्बत से हमें ये तोहफ़ा दिया है
और वो कहीं पर भी खुफिया नहीं रखा जाता, लिहाजा इसको डिक्लेयर करने में क्या प्रॉब्लम है। इस पर जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि हमने डिक्लेयर कर दिए हैं, तो इस पर अदालत ने कहा कि अगर आपने डिक्लेयर कर दिए हैं तो बताने में क्या हर्ज है, क्यों नहीं बताए जा रहे। फिर अदालत ने यह भी कहा कि अगर किसी ने नेकलेस दे दिया है तो उसको बताने में क्या कोई बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात कैसे मुतासर हो जाएंगे। सो अदालत बारहा ये जो वफाकी हुकूमत है उनको ये मशवरा देती रही और ये ऑब्ज़र्व करती रही, और साथ में अदालत ने यह भी कहा कि ये भी बताएं कि आपने जितने भी तहाइफ आए हैं उनमें से कितने की जो एग्जैक्ट जो उसकी जो कॉस्ट है वो आपने FBR से उसकी डिटेल्स मांगी हैं। उसके हवाले से भी अदालत ने कहा कि हम वो जवाब मांगेंगे FBR से कि आपने कितने जो तहाइफ हैं उनकी तफसीलात शेयर की हैं FBR के साथ, और FBR से उसका तखमीना आपने लगवाया है। लेकिन उसके बाद जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि आप अगर हमें मोहलत दे दें तो मैं फ्रेश इंस्ट्रक्शंस ले लेता हूं फेडरल गवर्नमेंट से और प्राइम मिनिस्टर से, उसके बाद मैं अदालत को असिस्ट करूंगा। लेकिन इस मौके पर जो इसमें कंप्लेनेंट हैं, जो पहले केस में कंप्लेनेंट थे, उन्होंने ये कहा कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, लेकिन साथ में अदालत ने ये कहा कि इस पर कोई सियासी गुफ्तगू ना करें क्योंकि ये टोटली जो है वो एक लॉ की बात है। लिहाजा इसमें कानून ये कहता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन है और इतलात तक रसाई है, लिहाजा इसमें वफाकी हुकूमत मौक़िफ़ अपना क्लियर करे ताकि उसके बाद अदालत इस पर फैसला करे। तो आमिर साहब ये भी तो देखें कि दो साबिक़ वज़राए आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ और एक साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी रेफरेंस भुगत रहे हैं, तो ये मालूमात तोशाखाना के हवाले से अफशा हुई हैं, मालूम सामने आई हैं, तो ये कैसे पहले आई और अब ये हुकूमत इसको कैसे रोक सकेगी? या करना तो पड़ेगी, पब्लिक तो करना पड़ेगी। एग्जैक्टली मसूद साहब, इसमें जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसके तहत पब्लिक तो करना पड़ेगी, लेकिन उसमें मामला ये है कि उसमें ये इल्ज़ाम है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर कि उन्होंने जो तोहफ़े मिले थे, जो गाड़ियाँ मिली थी उनको, जो मुत्तहिदा अरब अमारात और जो दीगर ममालिक से मिली थी, वो गाड़ियाँ सिर्फ 15% अदायगी के साथ अपने पास रख ली। तो अदालत ने आज ये भी ऑब्ज़र्व किया कि हम ये भी देखेंगे कि क्या सिर्फ 50% अदायगी के साथ तोहफ़ा आप रख सकते हैं। उसमें अदालत ने यह भी कहा कि इस हवाले से एक मरतबा ये भी जिक्र सामने आया था कि शायद किसी ने यह कहा कि किसी चीज़ की कॉस्ट जो है वो कम शो कर दे FBR ताकि उसको सस्ते दामों लिया जा सके। तो अदालत इस मामले में बड़ी क्लियर है कि इसमें क्यों अदालत जो गवर्नमेंट है वो अपने सर शर्मिंदगी ले रही है, क्यों एम्बेरसमेंट अपने सर ले रही है इस मालूमात को छुपा कर। लिहाजा अदालत ने यह भी कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस तासुर को भी ज़ाहिर करे कि किसी ने कोई तोहफ़ा जो है वो अपनी पॉकेट में रख लिया है। लिहाजा अदालत अब इसके ऊपर फैसला करेगी क्योंकि इस हवाले से जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसमें बड़ा क्लियर है कि जो भी मालूमात मांगी गई हैं वो पब्लिक करना होंगी हुकूमत को। लेकिन हुकूमत अगर किसी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन किसी को करार देती है तो वो उसके लिए भी ये बताना पड़ेगा कि कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला है या बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का मसला है। सिर्फ इस बात के ऊपर जो है वो तहाइफ का ना बताना कि तमाम ही तहाइफ जो हैं वो क्लासिफाइड हैं, इस पे अदालत ने आज ऑब्जर्व किया कि यह बात दुरुस्त नहीं है। आप इसके ऊपर फ्रेश इंस्ट्रक्शंस ले लें ताकि अदालत फैसला कर सके। दूसरी जानिब जो तोशाखाना केस है जो एहतसाब अदालत में चल रहा है उसमें नैब ने केस बनाया और केस बनाने के बाद बाकायदा रेफरेंस जब दायर किया तो वो इस वक्त ट्रायल स्टेज पर है और उसमें नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं, आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो ट्रायल भुगत रहे हैं। वो तमाम इंफॉर्मेशन बाहर आई तो रेफरेंस बना ना, केस बना, इंफॉर्मेशन तो आई ना। असल बात तो ये। अच्छा, ये आपने सुना होगा कि फवाद चौधरी साहब ने फरमाया कि इसके हमारे सेट प्रोटोकॉल्स हैं और ज़्यादातर तहाइफ हमें अरब ममालिक के जो रूलर्स हैं उनकी तरफ से मिलते हैं, तो वो पसंद नहीं करते कि इनको इस मालूमात को अफशा किया जाए। तो अगर प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं और वो प्रोटोकॉल्स अदालत में पेश किए जाते हैं कि जी ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये हमारा तरीक़ाकार है, तो इसके मुताबिक हम अफशा नहीं कर सकते ये मालूमात, तो क्या हुकूमत की बात में वज़न होगा? जी बिल्कुल। इस हवाले से जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि अगर इसमें जो वजारत ख़ारजा के हुकाम हैं जो इसको कंसर्न डील करते हैं अगर उनको भी बुला लिया जाए तो वो प्रोटोकॉल्स के हवाले से तफसील देंगे। लेकिन अदालत ने कहा कि इसकी तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो वफाकी हुकूमत की है। इसमें प्रोटोकॉल्स ज़रूर होंगे लेकिन अदालत बार बार ये कह रही थी कि ये एक एम्बेरसमेंट जो है वो गवर्नमेंट अपने लिए ख़ुद क्रिएट कर रही है और इसमें क्या वजह है कि ये पब्लिक नहीं की जा रही, इसकी वजह जो है वो समझ से बालातर है। लिहाजा वफाकी हुकूमत इस हवाले से फ़ैसला करे कि उन्होंने किन बुनियादों के ऊपर ये मालूमात नहीं देनी और अगर नहीं देनी तो उसके हवाले से
तफसील बताना होगी। लेकिन ये कह देना कि तमाम तहाइफ के ऊपर तमाम तहाइफ क्लासिफाइड हैं, ये अदालत ने ऑब्जर्व किया कि ये बात दुरुस्त नहीं है। आपको अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, कोई आपको केमिकल किसी ने तोहफे में दे दिया है तो आप बेशक ना बताएं, लेकिन अगर किसी ने नेकलेस दे दिया है, कोई और कीमती तोहफा दे दिया है तो उसको बताना अवाम का हक है। और क्योंकि ये तमाम तहाइफ जो है ये अवाम की मलकियत हैं और ये जो है वो एक गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक म्यूज़ियम बनाए इन मकसद के लिए, और तमाम जो चीज़ें हैं जो बैनुल-अक़वामी सतह से मिलती हैं वो उस म्यूज़ियम में रखी जाएँ, ना कि जो है वो ऐसे खुफिया रखी जाएँ कि उनकी मालूमात ही ना हो सके। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इस पर मज़ीद मोहलत दे दी है और इस मुकदमे की समाअत मुलतवी कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे आमदन से जायद असासा जात केस का। आगा सराज दुरानी की आज दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हुई। नैब ने 2 टीमें तश्कील दी और वो दोनों टीमें छापे मारती रहीं, लेकिन आगा सराज दुरानी का सुराग उनको नहीं मिल सका। बात करेंगे एक ब्रेक। आज सिंध हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासों के केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सराज दुरानी समेत 8 मुलजमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इससे कबल दिसंबर 2019 में सिंध हाई कोर्ट ने आगा सराज दुरानी की जमानत मंजूर कर ली थी। इस फैसले को नैब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामला असर-ए-नौ समाअत के लिए सिंध हाई कोर्ट को वापस भिजवाया था। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने जमानत पर फैसले के लिए 2 जजेस पर खुसूसी बेंच तश्कील दिया था। दोबारा समाअत के बाद जस्टिस नदीम अख्तर और जस्टिस इकबाल कलोड़ो पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच ने पिछले हफ्ते फैसला महफूज किया था, जो आज सुनाया गया। फैसला आने के बाद कराची में नैब की टीमों ने स्पीकर आगा सराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे और नैब की एक टीम उनकी रिहाइशगाह भी पहुंची, ताहम उन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी। बताया जा रहा है कि स्पीकर सिंध असेंबली आगा सराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए नैब की 2 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे और तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी दुनिया न्यूज़ जनाब इख्तियार खोकर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। इम्पॉर्टेंट वाक़या है, अहम मामला है ये। सबसे पहले तो ये बताएं कि नैब ने आज आगा सराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए जो छापे मारे हैं, इसकी अब तक की अपडेट्स क्या हैं? अपडेट अब तक ये अपना मसूद साहब कि आज नैब ने उनके 2 घर हैं आगा साहब के डिफेंस में, एक ख़ियाबान मुजाहिद पर है और एक ख़ियाबान तंजीम पर है। तो नैब वालों को इतला ये थी कि उनकी जो मोबाइल फ़ोन की एक्टिविटी थी, उनकी CDR से उन्होंने ये मालूमात की थी कि आगा साहब की पोजीशन कोई 12 से 1 बजे के दरमियान आज वो उनके जो ख़ियाबान मुजाहिद वाला घर है उस पर आ रही थी। तो आज नैब की टीम जो है तकरीबन 4:30 बजे वहाँ पहुँची और उन्होंने वहाँ अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कुछ उनके जो मुलाजमीन हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और उसके अलावा कुछ और लोग आ गए। शायद ये लग रहा है कि उनको ये खदशा था कि नैब की टीम आएगी। उनका ये कहना है कि हम आगा साहब के करीबी रिश्तेदार हैं, तो नैब की टीम को अंदर जाने नहीं दिया गया और अभी तक जो नैब की टीम है वो वहीं पर मौजूद है। उसके अलावा ये भी इतला है कि उनके जो दूसरा घर है ख़ियाबान तंजीम, वहाँ पर भी नैब की टीम गई हुई है, लेकिन अभी तक नैब की टीम को कोई अंदर जाने की मतलब इजाज़त नहीं मिल सकी या उनको कोई मौका नहीं मिल सका। इल्ज़ाम ये है, उनका कहना यह है कि जी इनके पास कोई लेडी सर्चर नहीं है, इनके पास सर्च वारंट नहीं है, जबकि इस वक्त तक हमारी इत्तला है कि लेडी सर्चर भी वहाँ पहुँच गई है, सर्च वारंट भी नैब की टीम के पास आ गए हैं। लेकिन अभी उनकी कोशिश है कि, लेकिन ये नैब टीम को ये कंफर्म नहीं है कि आगा साहब अंदर घर में हैं या नहीं। और एक अहम बात यह है कि इस बार पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से या हुकूमत का कोई वज़ीर या कोई अहम आदमी आगा साहब के घर पर इस मामले पर नहीं है। सिर्फ इम्तियाज़ शेख साहब आए थे और उन्होंने मज़म्मत की, लेकिन अभी ये कार्रवाई जारी है, देखिए क्या होता है। अच्छा, ये आगा सराज दुरानी साहब की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हो गई है। 8 मुलज़मान, 18 इसमें 8 की मुस्तरद हुई, इसमें आगा सराज दुरानी भी। आगा सराज दुरानी साहब की अहलिया और उनके बेटे, उनकी दरख्वास्त जमानत जो है वो कबूल कर ली गई है, तो ये कैसे हुआ? आगा साहब का उसका ये 2 रीज़न अदालत ने अपना जो आर्डर आज जारी किया है उसमें 2 रीज़न बताए। आगा साहब के लिए तो उन्होंने कहा कि ये कानून ये है कि ये जो नॉन बेलेबल मतलब जो ऑफेंस है ये उस वक्त इस्टेब्लिश होता है जब आपका नैब का जो रेफरेंस है उसमें काफ़ी मतलब ठोस जवाब अगर मौजूद हैं कि जी इल्ज़ामात जो हैं उसके ठोस जवाब मौजूद हैं, तो फिर बेल जो है ना वो रिजेक्ट हो जाती है या बेल मंजूर नहीं थी। तो उन्होंने आज जो डिस्कस किया है पूरा, उसमें ये बताया कि नैब ने जो रेफरेंस फाइल की है उसमें इतने मजबूत शवाहिद मौजूद हैं, मजबूत ठोस सबूत मौजूद हैं उनकी इमलाक की, नाजायज़ इमलाक की, जिसकी बुनियाद पर आगा साहब की ज़मानत उनको नहीं दी जा सकती, उसकी ज़मानत मनसूख हो सकती है।
और उसमें खासतौर पे उनके वकील का ये कहना था कि जी आगा साहब के पास 3500 एकड़ ज़मीन है और ये उनकी आमदनी से खरीदे। तो उन्होंने, जज ने ये भी कहा है कि उन्होंने अपने केस में ये साबित नहीं कर सके कि वो ज़मीन उनके पास है या नहीं। अगर उनकी आमदनी भी, उन्होंने कहा कि अगर काउंट की जाए तो इतनी नहीं होगी कि 1 अरब 61 करोड़ रुपए के असास से वो बना सके। बाकी उनके जो दूसरे अहले खाना है और केस में मुल्ज़मान हैं, उनकी ज़मानत इस बेस पे मंजूर की गई है कि उनका ये कहना है कि ये इनका कसूर इसलिए कम बनता है कि ये आगा साहब की कमाई है, आगा मुबैना तौर पर आगा साहब की नाजायज़ कमाई है जो उन्होंने अपने औलादों को, अपनी अहलिया को, अपने दीगर उनको दी है और उन्होंने उसे इमलाक बनाई है। तो इस बेस पे उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है और उनकी नहीं हुई। ठीक है। और मज़ीद जो इसमें लोग हैं जिनकी ज़मानतें आज रद्द की गई हैं, वो कौन है और उन पर इल्ज़ाम क्या क्या है? हाँ, वो अहम बात है, बहुत दिलचस्प बात है। उसमें अपना मसूद साहब, उसमें अहम बात, उसमें कुछ एक ड्राइवर है आगा साहब का। एक तो इरफान नाम का शख्स है जिसने 2011 में वो बंगला खरीदा ख़ियाबान मुजाहिद का वाला 24 करोड़ रुपए में, और उसमें आगा साहब शुरू दिन से आगा साहब उसके आले खाना रहते हैं। यानी ड्राइवर ने खरीदा और आगा साहब रहते हैं। वो आम आदमी है और आगा साहब उस पर रहते हैं। तो ये साबित नहीं हो सका, यानी वो बंगला ड्राइवर की मिल्कियत है। हाँ, वो इरफान नामी जो शख्स है उसकी मिल्कियत है। उनका ये कहना है कि आगा साहब मेरे टेनेंट है। अच्छा। तो टेनेंट कैसे बने उसका, और उसने ये इमलाक कैसे खरीदी, वो असासे वो इरफान कहाँ से लाया, वो साबित नहीं कर सका। तो इसकी रद्द हो गई। और एक मुनव्वर नाम है, एक ड्राइवर है जो आगा साहब का ड्राइवर था, उसने कोई 1 करोड़ का प्लाट खरीदा, उसमें घर बनाया डिफेंस में, वो 2.5 करोड़ में बेचा। फिर उसके अलावा 40 एकड़ एक ज़मीन खरीदी कोई 2.5 करोड़ रुपए की, और वो उसका ड्राइवर था। वो ये साबित नहीं कर सका वो पैसे कहाँ से आए। और उसके अलावा एक शख्स है अहमद शाह साहब, उसने तुफैल अहमद शाह, उसने मतलब एक अहम बयान ये उसके वकील ने रिकॉर्ड कराया है कि आगा साहब की एहलिया ने इनको 3 करोड़ और 35 लाख रुपए दिए। उसका पे आर्डर बनाया तुफैल ने, जो गनमैन था पुलिस का। अच्छा। और उसने फिर वो उसके घर खरीदा जिसमें आगा साहब के अहले खाना जो है ना रिहायश पजीर है। अच्छा। ये जो एक सबूत है, घर जो है तुफैल ने खरीदा और वो पुलिस में मुलाजमत करता है। जी हाँ, सिपाही है। सिपाही है। और अच्छा। उसमें आगा साहब के अहले खाना उनके वाइफ पर इल्जाम है। और एक घर जो है वो ठीक है मुनव्वर का है, उनका प्लाट है। एक दूसरा जुल्फकार डहर जो उसका पीएस है, उसकी अहलिया टीचर है, स्कूल टीचर शमशाद, उसके 7.5 करोड़ रुपए की उन्होंने इमलाक खरीदी। और वो कहती है कि जी मैंने, अब वो कहती है कि जी प्राइस बॉन्ड निकला। वो प्राइस बॉन्ड कब निकला, उसकी कुरानदाजी कब हुई, कब रजिस्ट्रेशन, उसका कुछ अंदाजा नहीं। तो इसलिए वो जुल्फकार डहर, उनकी अहलिया जो खास आदमी है आगा सिराज दुरानी साहब के, वो इल्ज़ाम ये है कि ये इमलाक बेसिकली आगा साहब की है जो इन्होंने इन लोगों के नाम पर बनाई है। तो ये लोग जो है इनकी ज़मानतें भी मनसूख हुई है। अच्छा। और क्या आगा सिराज दुरानी साहब के कुछ नए केसेस भी हैं जिन पर नैब काम कर रहा है, ज़रिए तफ्तीश है? क्या केसेस हैं? 2 केसेस जो हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है, और एक इंक्वायरी के स्टेज पर है, एक इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर है। आगा साहब उन 2 केसेस पे जमानत करा रखी है गिरफ्तारी से बचने के लिए। नाजायज असासों का केस है, ये अलग केस है। 2 केस है। वो जो एक केस है वो MP हॉस्टल जहाँ बन रही है कराची में, न्यू MP हॉस्टल, उस पर इल्ज़ाम ये है कि उसकी कॉस्ट जो है वो बिलियंस ऑफ रुपीस जो है ना वो बढ़ गई है। अच्छा। यानी कि दोगुनी तिगनी बढ़ गई है। और उसके जो ठेके दिए गए हैं उसमें मतलब इल्ज़ाम है कि बड़े मतलब गड़बड़ है और उसमें गैरकानूनी काम हुआ है। एक ये केस है। एक दूसरा केस है कि लियारी यूनिवर्सिटी जो है उसमें अपॉइंटमेंट का केस है। उसमें अच्छा। भर्तियों का केस है। उसकी कोई कमेटी थी गवर्नमेंट की, उसमें आगा साहब भी शामिल थे, तो वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और इन दोनों केसेस में आगा सिराज दुरानी साहब जो हैं उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंध हाई कोर्ट से जमानत करा रखी है। इन दोनों केस में वो जमानत पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इख्तियार खोकर साहब, तफसीलात आपने जानी। यहाँ पर न्यूज़ ब्रेक, और ब्रेक के दौरान आप हेडलाइंस देख सकेंगे, जिसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। PTI हुकूमत अपनी इक़्तिदार के 34 साल कसीर जहती चैलेंजेस के हिसार में नजर आ रही है। दाखिली सियासत, खारजा पॉलिसी, माशी मुश्किलात, इंतज़ामी फैसला साजी और गवर्नर्स के मामलात में हर जगह हुकूमत को मसाइल ही मसाइल का सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान एक झंझट पर ठीक से काबू पा नहीं पाते कि दूसरा कज़िया सर उठा लेता है।
पीटीआई हुकूमत इक़्तिदार की आधी से ज़्यादा इनिंग्स खेल चुकी है, लेकिन बज़ाहिर सियासत के मैदान में कप्तान और उनकी टीम मुतवक्के टारगेट हासिल करने में और परफॉर्म करने में बौखलाहट का शिकार हैं। पीटीआई हुकूमत कई फैसला साजी पर ताज़ा तरीन सवालिया निशान DGISI की तकरीर के हवाले से सामने आया। डायरेक्टर जनरल ISI की तैनाती के ऐलान को आज 6 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म ऑफिस तकरीर का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सके। पिछले एक हफ्ते से सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का हसास मौजू क़यास आरआईयू की जद में है, जिस पर कल वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को सियासी और अस्करी यकजहती के अज़्म का एक बार फिर इयादा करना पड़ा। जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं, और ये पाकिस्तान की जो एक तारीख़ है उस ज़मन में भी बहुत अहम है कि पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री के दरमियान एक बहुत आइडियल ताल्लुकात है। दोनों का एक दूसरे से क्लोज कोऑपरेशन है, एक दूसरे के साथ एक इंतहाई करीबी राब्ता और ताल्लुक है। फैसला साजी के फुक़दान के अलावा इस वक्त मुल्की मईशत के तकरीबन तमाम इशारे भी अलार्मिंग सूरत हाल की गवाही दे रहे हैं। 4 माह में रुपए की कदर तकरीबन 12% गिर चुकी है। इंटरबैंक में डॉलर 171 रुपए की सतह पार कर चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। 18 माह बाद महंगाई की शरह एक बार फिर 9% का हिस्सा छू रही है। अवामी हलकों में बस महंगाई महंगाई और सिर्फ महंगाई की चीखों पुकार है। आटा, चीनी, सब्जियां, घी, कुकिंग ऑयल, हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बीफ, मटन, चिकन, फल फ्रूट जैसे आम घरों में कोई लग्जरी आइटम शुमार होने लगे हैं। तनख्वाहें बच्चों की बढ़ती नहीं है और महंगाई आए दिन इतनी बढ़ती है, क्या करें हम? क्या गरीब बेचारे को तो रोटी खानी मुश्किल हो गई है। हमारा गुजारा तो इस तरह चल रहा है कि 1 महीना बिजली का बिल नहीं देते हैं, 1 महीना हमारा गैस का मसला होता है, 1 महीना खाने पीने में हम इंतहाई कसमा पुरसी से काम लेते हैं। भाई जब पेट्रोल बढ़ा रहे हो तो हर चीज़ ऑटोमेटिक बढ़ेगी, और उस पर फिर ये कहा जाता है कि कुछ वक्त गुजर जाएगा तो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। अब तो इनके पास सब 1.5-2 साल रह गए। अगर इन्होंने आवाम के रिलीफ के लिए कुछ भी नहीं किया तो समझ लिया ये तो गए। चीज बढ़ती है 10%, हम 50% खुद बढ़ा देते हैं उसे। पकवान तेल 350 रुपए, CNG 200 रुपए हो गई है, पूछने वाला कोई भी नहीं है। कहीं 180 है, कहीं 170 है, जो मर्जी से चला रहे हैं। जो तेल जिस रेलिंग में 50 का पूरा होता था ना, वो आप 100-120 में भी नहीं पूरा हो रहा। महीने में 2 दफा पेट्रोल बढ़ाना, वो हर चीज हर एक को मौका मिल जाता है, तो पूछने वाला नहीं है। एक आम इंसान जो कि एक मामूली सी तनख्वाह के ऊपर जो चल रहा होता है, तो उसके लिए आटा, रोटी, चीनी, बिजली के बिल, पेट्रोल, ये सब चीज़ें बहुत इस टाइम भारी पड़ रहा है। इस माली साल की पहली सहमाही में टारगेट से 38% जायद टैक्स आमदन को वजीर आजम इमरान खान ने FBR का कारनामा करार दिया, लेकिन IMF ने टैक्स कलेक्शन में नुमाया इजाफे को महज बढ़ती हुई दरामदाद की कस्टम ड्यूटीज़ का नतीजा करार दिया और तिजारती खसारे पर गहरी तशवीश का इजहार किया। बिलाशुबा इस माली साल की पहली सहमाही में बरामदात में 3 गुना ज़्यादा दरामदाद हुई, बरामदात से ज़्यादा दरामदाद हुई और तिजारती खसारा 100% से ज़्यादा बढ़ गया। इस साल जुलाई से सितंबर तिजारती खसारा 11 अरब 66 करोड़ डॉलर से ज़ायद रहा, जो पिछले माली साल की पहली सहमाही में 5 अरब 18 करोड़ डॉलर था। माशी गैर यकीनी की वजह से स्टॉक मार्केट का इंडेक्स मुसलसल हिचकोले खा रहा है। 4 माह में 5,500 पॉइंट्स की कमी से मार्केट 12% ज़्यादा गिर चुकी है। एनर्जी सेक्टर के गर्दिशी कर्जे 2,500 अरब रुपए से ज़ायद हो चुके हैं। तशवीशनाक बात है कि मईशत पर सुर्ख बत्ती ऐसे मौके पर जल रही है जब पाकिस्तान के वजीर खजाना शौकत तरीन IMF का दरवाज़ा खटखटाने के लिए वाशिंगटन में मौजूद हैं। बड़ी मुश्किल से और बहुत हेवी कॉस्ट पे करने के बाद हमने करंट अकाउंट को काबू में लाया था। फिर हम उसी तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं जिसके इंपोर्ट जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वक्त है एक्शन का। जितना वक्त गुजरता जाएगा हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट उसी तेजी से बढ़ते जाएंगे। पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक्सचेंज रेट को डिप्रिशिएट करके आपका एक्सपोर्ट तबाह हो जाएगा, आपकी डेट सर्विसिंग बढ़ जाएगी, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होगा, आपका मुल्क में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा। ये 23वीं IMF प्रोग्राम की तरफ लेके जाने के लिए पाकिस्तान की तैयारी हो रही है। गैर यकीनी का माहौल हद से ज्यादा
बढ़ चुका है। जुलाई और अगस्त का जो तिजारती खसारा बहुत ज्यादा था। फॉरेन करेंसी डिपॉजिट से पिछले हफ्ते 180 मिलियन डॉलर निकले एक हफ्ते में। डॉलर की कीमत जुलाई के महीने में तकरीबन 3 रुपए गिरावट, अगस्त में 3 रुपए गिरावट और इस वक्त 4 से 4.5 रुपए की गिरावट हो चुकी है सितंबर के महीने में। अगर हम इस साल 3% शरह-ए-नमू हासिल कर लें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मार्केट पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार गिर रही है और अगर हम 3-4 माह में देखें तो 10% से ज्यादा गिर चुकी है रुपी टर्म्स में और तकरीबन 18% के करीब डॉलर टर्म्स में गिर चुकी है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन में सिर्फ 4 महीनों में $10 बिलियन का नुकसान हो चुका है। इकोनॉमिक स्लो डाउन और IMF की जो कंडीशनैलिटीज हैं यही सबसे बड़ा फेयर है और हमने पास्ट में भी देखा है कि जब भी इस तरह की टाइटनिंग होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जो इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव होता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर आप 2017 भी याद करें जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे गई थी, वहां से करंट अकाउंट डेफिसिट 2 अरब से बढ़ना शुरू हुआ था और आगे जूझू वो चलता गया उस तरीके से मार्केट ने रिट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। करंट अकाउंट पे अगर नर्वसनेस रही तो पूरी मार्केट्स के लिए, हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, हमारे रुपये के लिए भी कोई बुरी खबर होगी। गवर्नमेंट बड़े इस वक्त एक मुश्किल मरहले में होगी। हैरानकुन बात है कि इस वक्त शौकत तरीन अमेरिका में IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं जबकि यहाँ PTI हुकूमत को उन्हें सेनेटर मुंतखब कराने का मामला दामनगीर है। शौकत तरीन की बहैसियत वफाकी वजीर 6 माह की आइनी मुद्दत परसों 15 अक्टूबर को मुकम्मल हो जाएगी। शौकत तरीन अमेरिका गए तो वफाकी वजीर की हैसियत है लेकिन लगता यह है कि उनकी वापसी शायद बतौर मुशीर ख़जाना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुश्किलात सिर्फ शौकत तरीन को सेनेटर मुंतखब कराने तक महदूद नहीं। पिछले 1 माह में हुकूमत चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की तौसी या दोबारा तकरूरी पर भी शशो पंच में मुब्तला रही है और बिलाखिर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत ने न सिर्फ जस्टिस जावेद इकबाल को बतौर बज़ाहिर ताहुक्म सानी चेयरमैन नैब तकर्रुर उनका कर दिया है, कानूनी जवाब उसके लिए फराहम कर दिया, लेकिन नैब के कानून में ऐसी मुतरज़ा तरमीम भी शामिल की गई हैं जिन पर अपोजिशन ने एतराज़ात की बौछार कर दी है। चेयरमैन नैब को आप एक्सटेंशन देते हैं, इसका मतलब है कि आप किसी गुनाह में मुलव्वस हैं और उस गुनाह के तसलसल के लिए आप ये एक्सटेंशन चाहते हैं। तो ये एक्सटेंशन ना सिर्फ ये कि गैर आईनी है बल्कि गैर कानूनी है, पीछे मेलाफाइडी इंटेंट है। किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में वो स्टैंड नहीं करेगी बल्कि स्ट्राइक डाउन होगी और होनी चाहिए। ये ऑर्डिनेंस हुकूमत की करप्शन छुपाने के लिए और जुडिशरी की आज़ादी पर डाका डालने की कोशिश है और इससे अपने मनपसंद फैसले लेने की कोशिश है। इसमें हुकूमत ने अपने आप को NRO जारी किया है। एक ऑर्डिनेंस के तहत जो है एक काला कानून जो ऑलरेडी मौजूद था उसको मजीद उसके ऊपर कालख मल के उसके जरिए जो है अपने जो है वो सारे के सारे मामला साफ कर रहे हैं और एक दफा फिर जो है अपोजिशन जो है जो लोग इनके खिलाफ बोलते हैं उनको टारगेट किया जाएगा। ये जो नैब ऑर्डिनेंस है बदतरीन काला कानून है इसलिए कि ये सरकारी तौर पे हुकूमत की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ साथ फरमाइशी और शख्सी चेयरमैन की तैनाती के लिए बनाया गया है। ये ऑर्डिनेंस जो है ये काला कानून है, ये ईगो सेंट्रिक और पर्सन स्पेसिफिक है। ये कानून खुसूसी तौर पे इसलिए लाया जा रहा है कि इनकम्बेंट चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन दी जाए। उस ऑर्डिनेंस को हम रद्द करते हैं। अपनी जाती फायदों के लिए ये ऑर्डिनेंस बनाएगी और फिर हमसे उम्मीद रखते हैं कि जी आप इसको सपोर्ट करें। समझते ये हैं कि कोई लालच दे रहे हैं, ऐसे कवानीन इनको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करें। बिलफर्ज अगर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 120 रोज़ा मुद्दत पूरी होने के बाद ज़ाइल हो जाता है और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन पाता तो जस्टिस जावेद इकबाल ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं, ये PTI हुकूमत के लिए अगला चैलेंज होगा और नए चेयरमैन की तकर्री का मामला पार्लियामानी कमेटी के पास जाता है तो माजी में इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री की तरह सियासी इत्तेफाक राय और पार्लियामानी फैसला साजी डेडलॉक की नज़र हो जाएगी। इस वक्त भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान की अदम मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल है। इत्तेफाक की बात है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग के मामले पर वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में टकराव की कैफियत है। इलेक्शन कमीशन के मुबैना तौहीन अदालत के इल्ज़ामात के तहत वफाकी वजीर रेलवे आज़म सवाती को ज़ाती हैसियत में 21 अक्टूबर को तलब भी कर रखा है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज्यादा शौक आया हुआ है कि वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। जाहिर है कि वो एक करीबी राब्ते में रहे हैं नवाज शरीफ साहब वगैरह से, उनकी जाती हमदर्दी भी हो सकती है, उसके ऊपर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर हो या कोई भी इदारा हो, ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो पार्लियामेंट को अंडरमाइन करें। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस तरह से एक सियासत करनी है तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और खुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाए। लेकिन इस वक्त जो यूं लग रहा है इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एक माउथ पीस बन गए हैं अपोजिशन का। आप छोटी छोटी जमातों के आलाकार ना बने। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर अपोजिशन के साथ मिलकर एक फरीक की हैसियत से शफाफ, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो आईन की बुनियाद है उसकी इजाजत नहीं देते, और अब वो फरीक की हैसियत से जो है वो सामने आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन तुम भी तैयारी करो और जो अपोजिशन वाले हैं वो भी तैयारी करो। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क का पार्लियामान, सेनेट और नेशनल असेंबली अल्लाह के फजल से कानून की पासदारी करते हुए तुम्हें शिकस्त देंगे। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही नहीं, कुछ अरसे से हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान भी फासले नुमाया हुए हैं। पीटीआई हुकूमत में टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान कशमकश ने सरकारी निज़ाम का बट्ठा बिठा दिया है। शब्बर जैदी, डॉक्टर इशरत हुसैन, तानिया इदरूस, डॉक्टर जफर मिर्जा, नदीम बाबर, शहजाद कासिम, डॉक्टर वक़ार मसूद, नरगिस सेठी और ताबिश गौहर जैसे पेशावराना माहिरीन मुस्ताफ़ी हो गए या उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल, महंगाई, बेरोज़गारी और हिमालयाई चैलेंजेस के पेश नज़र अब हुकूमत की रुखसती और क़ब्ल वक्त इलेक्शन की बातें सामने आना शुरू हो गई हैं। तहरीक इंसाफ के देरीना रहनुमा और माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी जहांगीर खान तरीन भी हुकूमत के मज़ीद 2 साल मुकम्मल होने पर शाकी हैं, जबकि पाकिस्तान की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़ब्ल वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर रही हैं। बतौर PDM और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम इस मुल्क के अंदर रहने वाले बासी हैं, उनका न सिर्फ ये मुतालबा है बल्कि उनका हक है सबका कि इस मुल्क में फिल्फ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, और यही रास्ता है पाकिस्तान को दोबारा तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ ले जाने का। यही PDM का मुतालबा है और यही अवाम का मुतालबा, अवाम का हक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह फिर से हमें वो सियासी स्पेस और मौका मिल रहा है कि हम कायदे अवाम का नजरिया को, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर को आगे लेके चल सके। अब तक कामयाब साबित हुआ है, अब आपने इस जिदोजहद को आगे लेके चलना है। किसी भी वक्त जनरल इलेक्शंस हो सकते हैं और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तंजीम को अब से अपना तैयारी शुरू करना चाहिए। पीटीआई हुकूमत के सामने चैलेंजेस के अंबार के साथ खित्ते की सूरत हाल और अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल ने पाकिस्तान की आलमी आजमाइशों में कई गुना इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान को खारजा पॉलिसी के मैदान में पहले से ज़्यादा हसास और पेचीदा मसाइल का सामना है। इस वक्त पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात एक नए दौराहे पर हैं। इस तमाम सूरत हाल पर हम तजदिया हासिल करेंगे मुल्क की नामवर सहाफ़ी और तजदियाकार जनाब नसीम ज़हरा साहिबा से, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम उनसे बात करेंगे और इस तमाम सूरत हाल पर भरपूर तजदिया हासिल करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने तफसील से आपको बताया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये 4था साल है और हिमालयाई चैलेंजेस उसके सामने मौजूद हैं। परफॉर्मेंस पर सवालात हैं, फैसला साजी पर सवालात हैं, और अगर ये कहा जाए कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी पूरे इक़्तिदार के दौर के सबसे मुश्किल और नाजुक दौर से गुजर रही है, तो क्या ये बात दुरुस्त होगी या नहीं? मेरे साथ नसीम ज़हरा साहिबा मौजूद हैं, मारूफ सहाफ़ी, सीनियर तजदियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैडम वक्त देने के लिए। जैसा मैंने कहा कि क्या हम ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त अपने इक़्तिदार के नाजुक तरीन दौर से गुजर रही है, मुश्किल दौर से गुजर रही है? मेरा ख्याल है कि मुश्किल दौर तो रहा है थ्रू आउट। पैंडेमिक भी हो गया, उसके बाद महंगाई भी हो गई, कुछ लोग पार्टी से छोड़ के भी चले गए, कुछ को निकाल भी दिया प्राइम मिनिस्टर ने, और तवातर के साथ टीम में तब्दीली भी होती रहती है। तो बहुत सी चीज़ें मेरा ख्याल है कि थ्रू आउट इनको ये कन्फ्रंट करते रहे। शायद जो आप कह सकें अभी जो इस वक्त मुनफरिद बात है वो ये कि फौज के हवाले से
ये ISI के जो चीफ की तैनाती है उस पर एक कुछ ज्यादा लगता है कि पेचीदगी है जो बाहर आई, जो नजर आई। और उसमें आपको मालूम है कि जो ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज हुई, उसके बाद अब ये बात हो रही है कि एक फिर से प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा। तो मेरा ख्याल लुबे लुबाब ये है कि कुछ चीजें सेटल होने की जरूरत है। तो ये एक मुनफरिद बात है आजकल के हवाले से। और महंगाई की तो फिर आप बात यकीनन कर चुके होंगे, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। वो दुनिया भर में भी है, पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान में बढ़ती चली जाएगी अभी, तो उसको छोड़ें। लेकिन ये जो सिविल मिलिट्री है उस हवाले से ये फर्क है। जी बिल्कुल, ये एक हसास मामला भी है और जाहिर सी बात है इसलिए इसको ज़्यादा तवज्जो से हम सब देख भी रहे हैं। मगर अगर आप नज़र डालें तो चेयरमैन नैब की तकर्री का मामला हो, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मामला हो, या ख़ुद अपने वज़ीर ख़जाना की तैनाती के बाद उनके सेनेटर बनाने के लिए जो वक्त चाहिए उसकी प्लानिंग आपको नज़र आए तो उसमें भी आपको गड़बड़ नज़र आती है। तो फैसला साजी का फुकदान एक बहुत बड़ा मसला है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए। जी मेरा ख्याल है कि कंफ्यूजन रहती है, कोई यानी कि इनकॉम्पिटेंस दिखाई देती है आर्मी चीफ के। जब सबने पॉलिटिकल पार्टीज ने एग्री कर लिया तो आपको याद है उस वक्त कोर्ट ने 2 मरतबा 3 मरतबा जो ये लेके जाते थे फॉर्मुलेशन, वो कोर्ट वुड थ्रो इट आउट इनसे कि वापस आए फिर से करें। नैब के चेयरमैन की आपने बात की, तो नैब के चेयरमैन के हवाले से वो उनकी जो म्याद उसको बढ़ाना था, अभी तक वो भी सामने बात नहीं आई। मेरा ख्याल ये है बहरहाल के अभी आपने कहा कि और भी कुछ ऐसी चीजें जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको सेनेटर बनाना, ये मेरा ख्याल है वो टेक्निकल चीज है, वो कोई क्राइसिस का मामला नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये सब चीजें मसूदी हैंडल हो जाती हैं। यानी कि हाँ, ये एक इनकॉम्पिटेंस जो है वो बार बार कन्वे होती है कि आप ये सही तरीके से सही वक्त पर नहीं कर पाते। लेकिन सच बात यह कि कोई क्राइसिस नहीं होती कि हुकूमत चली जाए या कोई बड़ा तूफान आ जाए। देखिए तूफान जो आ रहा है वो जो महंगाई का तूफान है और वो बहुत ही सीरियस मामला है। और फिर अभी जो नैब के जो ऑर्डिनेंस है और जिस तरीके से देखिए नैब के ऑर्डिनेंस में अच्छी चीजें बहुत सी भी हैं, लेकिन अब ऑपोजिशन ने कहा ये NRO है और लगता है पूरी ऑपोजिशन इसको कोर्ट लेके जाएगी। तो शायद ये NRO जो है इसमें जो ऑर्डिनेंस जो है इसको जो अमेंड करना चाह रहे हैं, उसको अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं, वो भी शायद कोर्ट में जाके वो क्वेश्चन हो जाए। तो ये मामला है जो पेचीदा है। इलेक्शन कमीशन जो है उसके अंदर जो इनके केसेस हैं वो मामला थे, लेकिन आपने देखा ये तो 3 साल चलते रहे हैं ये सिलसिले। अब नैब ऑर्डिनेंस पर क्या होता है वो बहुत बड़ा सवाल है। तोशाखाना केस जो है, मेरा ख्याल है तोशाखाना का जो मामला है जिसमें आज कोर्ट ने भी कह दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा कि जी आप क्यों नहीं बताते कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो क्या तोहफे देते हैं, तो लोग खुश होंगे। उसमें छुपाने की इस तरह की चीजें हैं, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। अनलेस के इनको कोई बहुत बड़ी बात छुपानी है कि तोशाखाना की जो तो वो तोहफे वो नहीं बता पाते। ये चीजें कोई बड़ी अजब है। लेकिन जहां बड़ी तेजी है इस गवर्नमेंट में वो ये है कि इनके स्पोक्सपर्सन आके बस बुरा भला कहते रहते हैं, लेकिन वही जो एनर्जी है अगर वो इस्तेमाल करें कंस्ट्रक्टिव चीजों पर शायद बेहतर कर पाए। लेकिन ये जरूर बात है कि जो इनका एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव अकाउंटेबिलिटी का, उसमें तो बड़े मसले मसाइल है और मैं इस तरफ आता हूं। इस हुकूमत का एक बुनियादी नारा ये भी था कि हमने रिफॉर्म्स करनी है, मगर रिफॉर्म्स के लिए ज़रूरी है कि अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप हो। वर्किंग रिलेशनशिप जो अपोजिशन के साथ है वो एज अ पॉलिसी तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब लेके चलें कि इनके साथ बैठना नहीं है, बात नहीं करनी है। तो 4 साल गुजर गए, वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बन सका और उसकी वजह से जो है वो कानून साजी और रिफॉर्म्स नहीं हो सकी। तो ये एक सेटबैक है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए। नहीं देखिए, ये तो ये बातें शुरू साल से सब लोग जो चाहते थे कि ये आगे बढ़ें, ये सक्सीड करें, मुल्क के लिए बेहतरी लेके आए, तो ये बात तो होती थी। देखिए आप कहाँ दुनिया में आप चल सकते हैं बगैर ऑपोजिशन को लिए, और कहाँ आप
किसी माशरे में चल सकते हैं। देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो तालिबान है उनसे बात करें, आप कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनसे माशरे को इकट्ठा रखना है, तो इसलिए सबको मिल के चल रहे हैं। तो अगर आप इधर एज ए लीडर आप ये कह रहे हैं कि हमने तो बात ही नहीं करनी, तो ये तरीका कार ही दुरुस्त नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली आप सबको साथ, वोट की बात अलग है, इलेक्शन जीतने की बात अलग है, लेकिन जैसे आपने कहा पार्लिमानी निजाम है और पार्लिमानी निजाम के से हटके कोई शरीफ माशरे का भी निजाम यह है कि यू कैन हैव डिफरेंसेस, लेकिन आप तमीज से, तहजीब से आगे बढ़े। लेकिन अगर आप इनसे कहें कि तरीके से सबको साथ लेके चले, तो वो कहते हैं जी आप करप्शन को सपोर्ट करते हैं, आप ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, आप मुल्क के साथ वफादार नहीं है। तो बस ये बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन ये अफसोस की बात है, उसका नतीजा सामने नजर तो आता है। इमरान खान साहब बड़ी दिल से चाहते हैं कि हालात बेहतर करें, बड़ा दिल से वो चाहते हैं। जब वो कहते हैं कि मैं माशरे के जो वीक लोग हैं, कमजोर हैं, उनको मैं चाहता हूं कि उनके लिए कुछ करूं, तो दिल बड़ा खुश होता है उनकी बात सुन के। लेकिन उसका आगे चलने का तरीका भी है, उसमें तहजीब भी है, उसमें कॉम्पिटेंस भी है, उसमें एक प्रोसेस भी है, उसमें यानी कि एक यकसानियत जो है मुल्क के लिए, तो आप उसको सीधे तरीके से आगे बढ़े। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है, ये मुझे तो यही समझ आई है 3-4 साल के बाद, कि क्योंकि इन्होंने ये मान लिया कि और समझ लिया कि हम ही चाहते हैं और हम ही समझते हैं कि मुल्क को बेहतर कैसे चलाना है, इसलिए हम पे हर चीज जायज है। लेकिन एक और अहम मामला ये है कि अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई है, उसके बाद पाकिस्तान का दुनिया के साथ जो ताल्लुक़ है और अमेरिका के साथ जो ताल्लुक़ है, खारजा महाज पर पाकिस्तान के लिए बड़े चैलेंजेस मौजूद हैं। इसमें आपको हुकूमत कैसा परफॉर्म करती नज़र आ रही है? देखिए, अफगानिस्तान में जो सूरत हाल बनी है, वो तो पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, यानी कि अपॉर्चुनिटी इस तरीके से कि आपका हमसाय मुल्क में अगर स्टेबिलिटी होगी और अमन होगा और इसके बाद अगला स्टेप खुशहाली होगी, तो फिर पाकिस्तान, तो आपको मालूम है हमारे किस तरह से फ्यूचर जुड़ा हुआ है साथ, यानी लिटरली जुड़ा हुआ है। 30 लाख से ज्यादा अफगान यहाँ मौजूद हैं। फिर जो भी आप बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब के ज़माने से बात हो रही है रीजनल कनेक्टिविटी की, लेट 90s से, जब से सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद। लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए अल्लामा इकबाल कहते थे, उनकी विजन थी कि दिस इज द पर्ल ऑफ एशिया, यानी जो अफगानिस्तान है वहां अमन होगा तो पूरे एरिया में अमन होगा। तो अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, और आई थिंक सो फार यकीनन पाकिस्तान इतना बड़ा एक पहाड़ जैसा मसला है, क्योंकि वहाँ तालिबान है और वेस्ट की अपनी एक पॉलिसी है, और लेकिन उसके बावजूद हमने रीजन को जो साथ लेके चले हैं और रीजन के साथ चल रहे हैं, मेरा ख्याल है दिस इज अ बिग प्लस फॉर अस, और दिस इज अ बिग प्लस इंशाल्लाह फॉर अफगानिस्तान ऑल्सो। तो ये जिस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज, मुझे नहीं याद 25 साल में कि पिछले साल में हमने ऐसे देखा हो, रूस, चीन, उज़्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, दिस इज अ मेजर थिंग, एंड अल्लाह करे ये हम सस्टेन कर पाए और सबके साथ। दूसरा ये कि अफगानिस्तान में जाहिर है ह्यूमैनिटेरियन एड के खुदा न खास्ता कोलैप्स ना हो, वो हमारा चैलेंज है। वो भी हम मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इज डूइंग द बेस्ट इट कैन। इंडिया के साथ एक अबाइडिंग चैलेंज है, वो आज का नहीं है, वो एक दरीना चैलेंज है, और 2019 के बाद तो और बढ़ गया है। उस पर भी कश्मीर पर ये हुकूमत हो या पहली हुकूमतें, हमें लगता है ज्यादा इमेजिनेटिवली उस इशू को लेके आगे चल रहा है। हिंदुस्तान तो मैं ना खेलूं के मोड में, इसलिए पाकिस्तान उस पे कुछ नहीं कर सकता। इट कैन कीप ऑफरिंग द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आप कश्मीर पर अपना रीड्रॉ करें स्टेप्स, रीटेक योर स्टेप्स। अब अमेरिका का जहां तक ताल्लुक है, वो यकीनन मेरा ख्याल है कि एक चैलेंज है, और उसमें भी बातचीत जारी रहे तो उसी में सबकी बेहतरी है। अमेरिका जो एक यानी जख्मी शुदा हाथी जिसको गिरा दिया गया अफगानिस्तान में, इट हैड अ मेजर फॉल,
उसको यानी कि वो बिफरा हुआ एक हाथी है और पाकिस्तान को एक बड़े सही तरीके से सोच समझ के आगे चलना है। प्राइम मिनिस्टर का अपना एक स्टाइल है, वो कहते हैं व्हाट ही थिंक्स इज राइट, शायद थोड़ा सा कम कहने की जरूरत है, लेकिन बुनियादी जो बात वो करते हैं, अगर देखिए ना, मैं सुनती हूँ बहुत के लोग कहते हैं जी अमेरिका के बारे में ऐसे बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं, बट आई थिंक उन सब पाकिस्तानियों से मैं कहूँगी कि आप देख लें कि अमेरिका के जो सदूर रहे हैं या उनके आर्मी के हेड रहे हैं या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं, वो किस तरीके से पाकिस्तान की बात करते हुए, तो मेरा ख्याल है उस पर हमारा चैलेंज है, उसको बेहतर करने की जरूरत है, बट इट विल टेक टाइम। मैं फॉरेन पॉलिसी पे कोई मेजर क्राइसिस नहीं देख रही। बहुत शुक्रिया मोहतरमा जनाब नसीम जहरा साहिबा, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार, आपने तफसील से उनकी गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे FBI का बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का इख्तियार अब बहाल हो गया है। ताजरों सनतकारों ने इसकी मजम्मत की है और वो समझते ये हैं कि इससे कारोबार करना और मुश्किल हो जाएगा। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। टैक्स इस्लाहात के तहत टैक्स चोरों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त किया जा रहा है। हुकूमत ने टैक्स ना दहिंदागान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने से मुताल्लिक FBI की साबिका सवाबदीदी इख्तियारात बहाल कर दिए हैं। अब मुल्क भर में FBI की तमाम फील्ड दफातर और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू टैक्स दहिंदागान से वाजिबात की रिकवरी के लिए बगैर इत्तला बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर सकेंगे। सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत मुमकिना टैक्स ना दहिंदागान अफराद और कंपनियों के मालकान और चीफ एग्जीक्यूटिव को बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने से 24 घंटे कबल मुत्तला करना ज़रूरी था। इस अमल के लिए चेयरमैन FBI से पेशगी मंजूरी लेना भी लाजमी थी, लेकिन अब पेशगी इत्तला और मंजूरी की तमाम शराइत ख़त्म कर दी गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब मुताल्लिका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू किसी भी टैक्स दहिंदा को नोटिस जारी कर सकेंगे और उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर सकेंगे। इसी तरह टैक्स वाजिबात की रिकवरी भी बैंक अकाउंट से रकम निकलवा कर की जा सकेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेवेन्यू कमिश्नर किसी भी टैक्स गुजार के बैंक अकाउंट्स की 3 माह तक निगरानी करने का भी मजाज होगा। सनतकारों और ताजिर बरादरी FBI को बगैर इत्तला बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के इख्तियार से सख्त नाला है। उनका कहना है कि ये इक़दाम टैक्स दायरा कार वसी करने के बजाय कारोबारी माहौल को सबोताज करेगा और FBI की मुबैना ब्लैकमेलिंग का जरिया भी बन सकता है। ये एक बहुत ही अनवाइज डिसीजन है। दिस विल डैमेज द बैंकिंग सेक्टर। इससे क्या होगा कि लोग बैंकों से पैसा निकाल लेंगे, स्पेशली मेरा SME सेक्टर, तो दे विल बी वेरी स्कैर्ड बिकॉज द एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट विल बी लॉस्ट। जो FBI की पॉलिसी होनी चाहिए वो फ्रेंडली होनी चाहिए। दे शुड नॉट बी हार्श पॉलिसी। इनके पास कोई इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग एनी ओमिशन और रिगार्डिंग एनी टैक्स इवेजन और नॉन डिस्क्लोजर, तो उसके लिए दे कैन कॉल फॉर ऑडिट, और ऑडिट में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी पिन पॉइंट हो जाती है तो दे कैन अडॉप्ट ए प्रॉपर प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स। उसके अंदर उनका बैंक अकाउंट अटैच हो सकता है, बट दैट विल बी थ्रू ए प्रॉपर प्रोसेस ऑफ लॉ। और दूसरा क्या है कि FBI खुद अपने आप को तो ठीक करे ना, दे आर एन इनएफिशिएंट बॉडी। ये एक हैरेसमेंट है बिजनेस कम्युनिटी के लिए, और एक ऐसे मौके पे जब मौजूदा हुकूमत जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रचार करती है और वो चाह रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजीद फ़रोग दिया जाए और बिजनेस कम्युनिटी को ऐसे एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाए जिससे वो एक मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें और मुल्क में टैक्सेशन का निज़ाम में मजीद बेहतरी आए। लेकिन ये जो अभी 11 अक्टूबर का FBI का जो एक नोटिफिकेशन है ये बहुत गलत है और ये एक आप दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर आप वेस्ट की तरफ देखें जहाँ एक टैक्सेशन निज़ाम बड़े सख्त हैं, लेकिन वहाँ भी हम समझते हैं किस तरह की हमने कभी चीज़ें हमारे सामने से नहीं गुजरी कि वहाँ FBI को एक ऐसी पावर्स दे दी जाएँ कि वो जब चाहें अकाउंट में से जो बिजनेस कम्युनिटी का पैसा है, जो कंपनीज का पैसा है, उनके पैसों को फ्रीज कर सकें। तो ये गलत है। इस पे मैं समझता हूँ कि FBI को इस किस्म की जो पावर्स हैं वो नहीं देनी चाहिए। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और ये ताजिर दुश्मनी के मुतरादिफ है। 30 सितंबर को हमारी वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब शौकत तरीन साहब से एक तवील मुलाकात हुई। उसमें ये तय पाया कि कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे ताजिरों के एतमाद को ठेस पहुँचे और टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा। ये इक़दाम जो है उसकी खुली नफ़ी करता है। डॉक्टर अशफाक जो चेयरमैन FBI हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई जाएँ और जो माजी में बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ बन चुकी थी उनको जारी सारी रखा जाए ताकि मईशत का पहिया चले।
अगर लोग डर जाएंगे और टैक्स नेट में नहीं आएंगे तो फिर आप बताइए कि मईशत का पहिया कैसे चलेगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि खुदारा ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जिससे ताजिर बरादरी का एतमाद मजरूह हो और इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। ख्याल रहे कि FBR के पास ये इख्तियार पहले भी मौजूद थे, लेकिन साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने इन इख्तियारात पर पाबंदी आयद कर दी थी। अब एक बार फिर FBR को ये इस्तेहकाक मिलने पर कल शब्बर जैदी साहब ने ट्वीट की कि मैंने बतौर चेयरमैन FBR 2019 में पहले अहकामात बैंक अकाउंट मुंजमद न करने के हवाले से जारी किए थे। ये पाबंदी उठाना टैक्स कल्चर में नाशाइस्तगी से मुताल्लिक है। शब्बर जैदी ने मज़ीद कहा कि टैक्स अदा करने वाले और टैक्स जमा करने वालों के दरमियान इज़्ज़त और एहतराम और एतमाद साजी की ज़रूरत होती है। शब्बर जैदी ने किसी का नाम लिए बगैर तंज़ किया कि FBR पुलिस नहीं है। अगर आपको पुलिस वालों का रवैया चाहिए तो थानों में टैक्स वसूल किया जाए। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर टैक्स उमूर जनाब अशफाक तोला साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये फरमाएं कि शब्बर जैदी साहब ने जैसे कि जिन इख्तियारात पर पाबंदी आयद कर दी थी और अब इनको उठा लिया गया, तो इसकी वजह क्या है, क्यों हुकूमत ने ये फैसला किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मसूद साहब। मसूद साहब, शब्बर साहब ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे ये इक़दाम उन्होंने किए थे। देखिए, कानून का जो मैं सही तशरीह करने लगूँ ना अगर, तो ये इतना कोई बहुत बड़ा अमल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो कानून है इसी नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है सेक्शन 140 और फिर SRO 274 और फिर सेल्स टैक्स का एक एक्ट का नंबर आपको हवाला दिया गया। अब इन तीनों को अगर मैं जायज़ा लेता हूँ तो ये वो इख्तियारात थे जो कि एक इनलैंड रेवेन्यू के कमिश्नर या ऑफिसर को दिए जाते थे जब मुजव्वज़ा टाइम यानी 30 दिन का एक टाइम था जो कि कंप्लीट हो जाता था। आप जब कभी भी रिकवरी का नोटिस देते हैं तो एक सेक्शन है 137 ये कहता है कि अगर आप 30 दिन का आप नोटिस देंगे रिकवरी से पहले और 30 दिन का अगर आपने नोटिस नहीं दिया, जो कि बहुत सारे केसेस में ऑफिसरों ने किया था कि 30 दिन से कम का नोटिस देते थे, जिसकी वजह से कल एक और नोटिफिकेशन इशू किया गया एक्सप्लेनेटरी कि आप हमेशा 30 दिन का नोटिस देंगे। तो एक टैक्स पेयर के पास पूरा चांस होता है कि वो कमिश्नर अपील के पास जाके स्टे ले ले। हायर कोर्ट्स के काफ़ी जजमेंट हैं कि जब तक इंडिपेंडेंटली आपका कोई केस FBR के ख़िलाफ़ ना सुन लिया जाए, इंडिपेंडेंट से मुराद होता है अपीलेट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट, ठीक है, जब तक रिकवरी मुमकिन नहीं है। बहुत सारे केसेस हैं, तो इसमें बहुत शाज़ व नादिर ऐसा होता था कि बैंक अकाउंट सीज होते थे और बिल्कुल एक यानी कि कोअर्सिव नहीं होता था। ठीक है, एक बात मैं आपको बावर करा देता हूँ आपके नाजरीन को भी कि सेक्शन 140 में सिर्फ बैंक अकाउंट की फ्रीजिंग नहीं है। अगर फर्ज करें मुझ पे टैक्स ड्यू है और अगर टैक्स ऑफिसर को पता है कि आप मुझसे पैसे मुझे देने हैं आपको, तो वो आपको भी नोटिस दे सकता है। और इवन यहाँ तक डिफाइन किया गया है कि अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या किसी अथॉरिटी भी मुझसे मांगती है पैसे, ठीक है, तो वो उनको भी लिख सकता है कि जी तोला साहब के ये पैसे हैं, हमें देने हैं और आप दीजिएगा। मगर एक बात का ख्याल रखते हैं, वो पूरा एक इसका मैकेनिज्म है, उसमें चांस ऑफ बीइंग हर्ट भी दिया जाता है और अगर कहीं कोई डिस्प्यूट होता है अमाउंट का तो उसमें रूल्स मौजूद हैं। ठीक है, उन रूल के तहत ये तो सब ठीक है अशफाकुल्लाह साहब, मगर इस सूरत हाल में एक तरफ हुकूमत की कोशिश है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो इस इक़दाम से FBR के क्या एक इन्वेस्टर, एक कारोबारी आदमी वो डर नहीं जाएगा, वो अपने पैसे बैंक से नहीं निकाल लेगा, वो मोहताज नहीं हो जाएगा? मसूद साहब, ये दो धारी तलवार है, दोनों तरफ चल रहा था। अब इसका एक एडवांटेज भी उठाया जाता था। अब 24 घंटे पहले आप किस मोड पे नोटिस देते हैं वो भी हमें पता था कैसे दी जाती थी, मगर कानूनन कहीं स्टॉपेज नहीं थी, ये एक इंस्ट्रक्शंस थी और इसकी वजह से फ्रिवलेस लिटिगेशंस भी बहुत हुए हैं। ये दोनों तरफ था। अच्छा, जब आप इतना बड़ा टारगेट देते हैं और जब आप IMF के पैराए में होते हैं तो इन चीज़ों का अदराक आपको करना पड़ता है। मगर आपके पास जब 30 दिन मौजूद हैं नोटिस के साथ, और ये कल उन्होंने एक मतलब फिर इसको कहा है कि जी 30 दिन से पहले कोई रिकवरी प्रोसीडिंग आप शुरू नहीं करें, मिनिमम टाइम है। अगर आप फर्ज करें ये चले जाते हैं अपील के अंदर, इसी सेक्शन में जो 140 जिसका हवाला दिया हुआ है, अगर आपके पास अपील का से 100 रुपये का अगर आपका टैक्स ड्यू और अगर आप 10 रुपये कमिश्नर अपील के पास जमा करवा देते हैं कि थ्रू FBR में, तो ये परमानेंट स्टे हो जाता है। पर मैं इसको नहीं मानता ये अच्छी जस्टिस नहीं है, इसको मैं कहता हूँ बोरोड जस्टिस, कि जी आप पैसे दे के जस्टिस खरीद रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए।
मगर 30 दिन आपके पास काफ़ी होते हैं, आप कमिश्नर अपील से ले सकते हैं स्टे, अगर वो ना दे आप ट्रिब्यूनल जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और उस नोटिस को इन अबेयंस डाल सकते हैं हाई कोर्ट के थ्रू भी। हाँ, ये अलग बात है, लिटिगेशन बढ़ जाती है। एग्जैक्टली देखिए, कोई और साहब है, उन्होंने कहा नहीं जी ये ठीक है, अहम होना चाहिए। शौकत तरीन साहब बार बार कह रहे हैं कि जी हिरासगी नहीं होनी चाहिए, हिरासा नहीं किया जाना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि अब ये इख्तियार दे दिया गया है रेवेन्यू कमिश्नर को, अब हिरासमेंट नहीं होगी, इसकी क्या ज़मानत है? देखिए, वही मैं कह रहा था ना आपको, उसकी एक पूरा मैकेनिज्म है, इस तरीके से नहीं हो सकता कि वो यानी मैकेनिज्म में कोई तब्दीली की गई है या वही पहले वाला? नहीं, इनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। कल एक और इंस्ट्रक्टिव एक सर्कुलर आया है जिसमें कहा गया कि फ्रिवलेस लिटिगेशन को अवॉइड करें, 30 दिन आप पूरे दें, और कोई ऐसी चीज़ अगर जहाँ पर कोई कंटेस्टेंट अगर वो जीत जाता है केस, तो ऐसी अपील में आगे ना जाया जाए जहाँ पर टाइम भी और पैसे भी ज़ाया हो। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा था कि जब आप को 30 दिन में आप जाते हैं मुख्तलिफ फोरम्स पर, तो हमारा जो सिस्टम है उसमें भी कोई बेहतरी की है? देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, बाज़ औक़ात अभी एक दो केसेस में हमने भी ये देखा कि जहाँ पर हमें स्टे नहीं मिल रहा था और प्रोलॉन्ग हो रहा था, बिकॉज कि 1 मिनट कमिश्नर अपील जो होता है वो हमेशा प्रो रेवेन्यू होता है, क्योंकि उसने उस डिपार्टमेंट में वापस जाना है। अगर आप देखेंगे ना, ये मेरा पहले से ये था, मेरा एक ओपिनियन है और कायम हूँ मैं इस पर कि कमिश्नर अपील की कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। ये आपके ट्रिब्यूनल होने चाहिए, जैसे ATIR हैं आपके, और वो ATIR डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंडर होने चाहिए, ताकि उन पर कोई इन्फ्लुएंस ना हो। अब यहाँ ये है कि जो कमिश्नर है उसने वापस लौट के जाना है FBR में, तो जब उसने जाना है तो उसने तो अपनी नौकरी देखनी है, आगे आगे प्रमोशनें भी देखनी है। तो उस मैकेनिज्म को, उस कैडर को अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं और ज़्यादा ट्रिब्यूनल आप बना दें, और इसकी पूरी अगर अपेलेट मैकेनिज्म अगर हाई कोर्ट अपने अंडर ले ले, और हाई कोर्ट के अंडर होनी चाहिए, हाई कोर्ट के अंडर है, अगर लॉ मिनिस्ट्री भी देखती है उसको, और अगर आप देखेंगे तो जो जुडिशल मेंबर है वो लॉ मिनिस्ट्री से ही आता है। ठीक है, ये आपकी सजेशन है, अच्छी सजेशन है, मगर आप जैसे फरमा रहे हैं कि इसमें कोई इशू नहीं है, 30 दिन का टाइम है, मुनासिब टाइम है और होना चाहिए ऐसा। अगर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है तो ये ताजिर बिरादरी, ये कारोबारी हजरात, ये क्यों इतने परेशान नज़र आ रही? सर देखें, उनका एक बात वो ये कहते हैं कि हमारी लीगल कॉस्ट बढ़ जाती है। मैं अब 24 घंटे से तो लीगल कॉस्ट नहीं घटेगी ना, होता यही है। मैं अक्सर केसेस में देखता हूँ, मैं इसको डिफेंड नहीं करूँगा कि ये गलत है या सही है, मैं इसमें आपको एक बात बताता हूँ, बाज़ औक़ात यही हो रहा है, और जिसको यानी 30 दिन में जिसके पास पैसे पड़े हुए नोटिस के वो नहीं निकालता, तो 24 घंटे में भी नहीं निकालेगा। आपको अगर मौका मिलेगा, आपको एक नोटिस आ गया एंड यू नो कि जी ये आखिरी तलवार यही लटक रही है कि मेरे बैंक अकाउंट से पैसे ले लेंगे, तो डू यू थिंक सिर्फ क्या 24 घंटे आपके लिए चाहिए आपको? क्या आपकी सर्विलेंस नहीं हो रही है? तो जिसने 30 दिन में नहीं निकालने ये पैसे, वो 24 घंटे में क्या कर लेगा? तो ताजिर बरादरी मेरा ख्याल है थोड़ा सा, वो आजकल एक और टची इशू उनका भी चल रहा है बेचारों का, वो POS सिस्टम का, और उनके वैसे भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उन तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए एक और मेरा ख्याल है ये एक और एवेन्यू आ गई है इनके पास कि वो मेरा ख्याल है इस पर कोई और लायामल को एक और मशवरा दिया जाता है FBR को कि आप घर को ठीक करें, इस्लाहात अपने इदारे में लेकर आएँ, ताकि ऐसे सख्त फैसले आपको ना करने पड़े, सिस्टम को मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देखिए, कानून की अमलदारी होगी। टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट है, आई एम को-ऑथर में 2-3 लोग, मसूद नकवी साहब थे, मैं, आबिद शबान साहब, हमने ये पूरी रिपोर्ट बना के दी। अब अगर 2016 से आज तक कोई इम्प्लीमेंट ना करे तो मेरा ख्याल है आपकी बात भी दुरुस्त है कि घर को ठीक करना है, और बाकी ट्रेस एंड ट्रैकिंग के इशूज़ हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के इशू हैं, आपकी कलेक्शन के इशू हैं, और इतने इशूज़ हैं कि मैं हर इशू पे कहता हूँ कि आपके पास काफ़ी मामला हैं। मगर एक बात और भी ख्याल रखना पड़ेगा मसूद साहब कि ताजिर बिरादरी है, मेरा ख्याल है 18% या 19% वो GDP का रखते हैं, और हार्डली 1% या से कम में इवन टैक्स देते हैं, तो ये भी तो मेरा ख्याल है दुरुस्त। बिल्कुल बिल्कुल, और वो अगर नहीं देते तो उसका खुमियादा मुझे और आपको बिल्कुल ऐसा ही, और सिस्टम को बेहतर होना चाहिए, सबको टैक्स के दायरे में लाना भी चाहिए, और ये इदारे का ही काम है। FBR को चाहिए एक मजबूत इदारा बने। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाकुल्लाह साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।